हम स्टडी कर रहे हैं स्पेस कर्व्स को, और स्पेस कर्व्स के लिए हम बनाना चाहते हैं इस वक्त मूविंग फ्रेम या मूविंग ट्राइहेड्रन। किस तरह की चीज़ को हम मूविंग फ्रेम या मूविंग ट्राइहेड्रन कहेंगे? जब हम स्टडी कर रहे थे प्लेन कर्व्स को, तो हमने कर्व के हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर बनाया था गैमा का डेरिवेटिव लेकर, और एक हमने उसके साथ 90 का एंगल बनाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर बनाया था। ये दो वेक्टर्स जो हैं टेंजेंट और नॉर्मल, इनकी मदद से फिर हमने डिफाइन किया था कर्वेचर और साइन कर्वेचर, और फिर हमने कॉन्ग्रुएंट कर्व्स डिफाइन की थी। ये जो दोनों टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर्स हैं, ये जस्ट लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जैसे यूनिट आई वेक्टर और जे वेक्टर होते हैं, इसी तरह से ये टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर्स हैं। ये पूरे प्लेन को जनरेट करते हैं, जैसे आई और जे वेक्टर्स प्लेन को जनरेट करते थे। अब इसी पैटर्न पे हम इसी तरह का काम करना चाह रहे हैं स्पेस कर्व्स के लिए। प्लेन कर्व्स प्लेन में होती हैं, आई और जे दो वेक्टर से जनरेट हो जाती हैं, पूरा का पूरा प्लेन आई और जे से जनरेट हो जाता है। उसी के लिए हमने दो वेक्टर्स टेंजेंट और नॉर्मल निकाले, जिनसे पूरा प्लेन जनरेट हो जाता था। यहाँ पर स्पेस कर्व जो है आर क्यूब में होती है। आर क्यूब जो है वो पूरी की पूरी जनरेट हो जाती है तीन वेक्टर्स आई, जे और के से। आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है। आई, जे और के वेक्टर्स का सेट बनाएं तो ये इसकी बेसिस हैं, बल्कि आर्थो नॉर्मल बेसिस हैं। आर्थो नॉर्मल बेसिस का मतलब ये है आर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब ये है कि इनका नॉर्म 1 है, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं और पूरी आर क्यूब को जनरेट कर रही हैं। लेकिन आई, जे और के जो हैं एक्स वाई जी प्लेन में ये कॉमनली फिक्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे कर्व मूव करती चली जाए, कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम आते चले जाएं, तो उसी तरह से हमारी जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो भी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए चेंज होती चली जाएं। जैसे प्लेन कर्व में इस पॉइंट पे हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, पॉइंट चेंज हो गया तो टेंजेंट और नॉर्मल भी चेंज हो गए, पॉइंट मज़ीद चेंज हो गया तो टेंजेंट और नॉर्मल भी चेंज हो गए। आप कह सकते हैं ये जो टेंजेंट और नॉर्मल का फ्रेम है या जो बेसिस हैं R2 की, ये एक मूविंग फ्रेम है। क्या है? मूविंग फ्रेम। इसी तरह का मूविंग फ्रेम हम बनाना चाहते हैं स्पेस कर्व्स के लिए। फर्ज करें गैमा ऑफ एस हमारे पास जो है ये कर्व है। जब हमने प्लेन कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल बनाए थे तो हमने स्टार्ट किया था गैमा ऑफ एस प्लेन कर्व से। कैसी प्लेन कर्व से स्टार्ट किया था? यूनिट स्पीड प्लेन कर्व से स्टार्ट किया था। और यूनिट स्पीड प्लेन कर्व से स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपका टेंजेंट बना था डेरिवेटिव लेकर, वो डायरेक्ट ही यूनिट टेंजेंट बना था और उसके डेरिवेटिव से हमारे पास नॉर्मल बन गया था। तो यहाँ पर भी यही तरीका अख्तियार करने लगे हैं। गैमा ऑफ एस ना सिर्फ कर्व है बल्कि ये हमारी यूनिट स्पीड कर्व है। हमने गैमा ऑफ एस यूनिट स्पीड स्पेस कर्व ले ली। यूनिट स्पीड का मतलब आपको याद है कि इसका जो डेरिवेटिव है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। गैमा का जो डेरिवेटिव होगा इज टेंजेंट वेक्टर टू कर्व। गैमा के डेरिवेटिव से हमेशा टेंजेंट वेक्टर बनता है, वो चाहे प्लेन कर्व हो, चाहे स्पेस कर्व हो, या कोई सी भी कर्व हो अल्फा बीटा से आर एन पर। एन डायमेंशनल कर्व भी हो तो गैमा का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? गैमा का डेरिवेटिव टेंजेंट वेक्टर होता है। अलबत्ता यहां पर जब यूनिट स्पीड होती है तो गैमा डॉट एस इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर का नाम मैं टी कैप रख रहा हूं।
ये क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू कर्व। मुझे 3 वेक्टर्स चाहिए। फर्ज करें आपके पास x, y और z एक्सिस है। फर्ज करें ये मेरे पास एक स्पेस कर्व है, ये मैंने एक टेंजेंट वेक्टर मालूम कर लिया। अब एक वेक्टर चाहिए जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं इस टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लूँगा तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा जो इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। याद रहे यहाँ डॉट जो है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s को जाहिर कर रहा है। गैमा डॉट का मतलब है d गैमा बाय ds। इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। t यूनिट का डेरिवेटिव गैमा डबल डॉट s आ गया। और चूंकि ये यूनिट स्पीड है, चूंकि t का मैग्नीट्यूड 1 है, और हमने शुरू में प्रूव किया था कि जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, t यूनिट का जो डेरिवेटिव होगा वो t के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि t यूनिट का जो डेरिवेटिव है वो 90 का एंगल बना रहा है, किसके साथ, t यूनिट के साथ। और मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो टेंजेंट वेक्टर के साथ 90 का एंगल बनाए और यूनिट हो। ये जो t यूनिट का डेरिवेटिव है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? ज़रूरी नहीं है। किसी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं होता कि वो खुद भी यूनिट वेक्टर ही हो, बल्कि डेरिवेटिव ज़ीरो भी हो सकता है ये ज़ीरो भी हो। मैं यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूँ, अगर तो ये ज़ीरो नहीं है तो फिर तो इसका यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। अगर मैं कह लूँ कि t यूनिट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो नहीं है तो फिर मैं इससे एक यूनिट वेक्टर बना सकता हूँ। कैसे? किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, उसके नॉर्म से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। और इसी वेक्टर को हम कह रहे हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। तो अगर गैमा एक यूनिट स्पीड कर्व है, गैमा का डेरिवेटिव ये टेंजेंट वेक्टर होगा, इसको हमने t का नाम दे लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हुआ तो इसकी मदद से हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। हमने इस वेक्टर को t यूनिट के डेरिवेटिव को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये वेक्टर टेंजेंट वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है और इस वेक्टर को हम प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन के साथ है कि t यूनिट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो ना हो। इसी को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो हमने यूनिट वेक्टर प्रिंसिपल नॉर्मल m बनाया है, हम इसको लिख सकते हैं t यूनिट का डेरिवेटिव ओवर t यूनिट के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। t यूनिट का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? गैमा डबल डॉट s के, यानी गैमा डबल डॉट s का मैग्नीट्यूड या नाम। और जो गैमा डबल डॉट s का मैग्नीट्यूड है या गैमा डबल डॉट s का जो नॉर्म है वो तो किसके इक्वल होता है? कर्वेचर के। यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि t यूनिट का डेरिवेटिव इक्वल है कैपा कर्वेचर इनटू n यूनिट। याद रहे कर्वेचर हर कर्व के लिए, चाहे वो स्पेस कर्व हो चाहे n डायमेंशनल कर्व हो, कर्वेचर किसके इक्वल होता है? अगर गैमा यूनिट स्पीड कर्व है तो गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s का मैग्नीट्यूड कर्वेचर होता है। हमने एक रिलेशन मालूम की है इस वक्त टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव और नॉर्मल वेक्टर में। मैंने कहा था मुझे 3 वेक्टर्स की ज़रूरत है जो आपस में परपेंडिकुलर हों। मैंने 2 वेक्टर्स मालूम कर लिए हैं, एक टेंजेंट वेक्टर यूनिट टेंजेंट और एक प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। मुझे एक और वेक्टर ऐसा चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के साथ 90 का एंगल बने। वो वेक्टर कैसे मालूम किया जाए? हम 2 वेक्टर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करना चाहते हैं। याद करें, जब भी आप 2 वेक्टर्स u और v का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके जो वेक्टर बनता है ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है u पे भी और v पे भी।
हम यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर मालूम करना चाहते हैं जो यूनिट टेंजेंट और यूनिट नॉर्मल दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम डिफाइन करने लगे हैं कि टेंजेंट यूनिट टेंजेंट क्रॉस यूनिट नॉर्मल इक्वल है बी के, ये यूनिट वेक्टर है, ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पे परपेंडिकुलर है और इस यूनिट वेक्टर को हम बाई नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई नॉर्मल। तो हमने एक तीसरा वेक्टर मालूम कर लिया, यूनिट वेक्टर बी, जिसको हमने बाई नॉर्मल कहा है, जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है। और कैसे मालूम किया है? टेंजेंट और नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से मालूम किया है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि जब आपने डेरिवेटिव लिया था यूनिट टेंजेंट का, तो आपने कहा था यूनिट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता 1 है या नहीं है। लेकिन जब आपने टेंजेंट और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो आपने कहा है कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये यूनिट भी है। कैसे है ये यूनिट? इसका यूनिट होना बहुत आसान सी बात है। अगर मैंने b की डेफिनेशन की है t क्रॉस n, तो b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? t क्रॉस n के मैग्नीट्यूड के। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का साइन। कितना एंगल है? 90। और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साथ में लाजमी बात है, वेक्टर तो नहीं लिख रहे। t का मैग्नीट्यूड 1 है, n का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 भी 1 है, तो बाई नॉर्मल का मैग्नीट्यूड भी 1 है। यानी ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर डिफाइन किया है, जिसको हम बाई नॉर्मल कह रहे हैं, ये कैसा वेक्टर है? ये एक यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल। ये तीनों यूनिट हैं, ये तीनों ऑर्थोगोनल हैं। अगर ये तीनों ऑर्थोगोनल हैं और यूनिट हैं तो बेसिकली ये तीनों जनरेट कर रहे हैं किसको? टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल से जनरेट हो रही है पूरी की पूरी आर क्यूब, पूरी की पूरी स्पेस जनरेट हो रही है। ये जो 3 वेक्टर्स हैं, हम कहते हैं ये एक मूविंग फ्रेम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मूविंग फ्रेम बना रहे हैं। जैसे जैसे आप इस कर्व पे मूव करते जाएंगे, टेंजेंट चेंज होता जाएगा। टेंजेंट के साथ नॉर्मल 90 का एंगल बनाता हुआ और उन दोनों के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ बाई नॉर्मल। टेंजेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट इस तरह का है, ये इसके साथ नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल, और 90 का एंगल बनाता हुआ क्या? बाई नॉर्मल। जैसे जैसे आप इस कर्व के ऊपर मूव करते चले जाएंगे, हर पॉइंट के ऊपर कॉमनली टेंजेंट चेंज होता चला जाएगा। टेंजेंट चेंज होने का मतलब है नॉर्मल चेंज होता चला जाएगा और बाई नॉर्मल चेंज होता चला जाएगा, और हमारे पास एक फ्रेम बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? मूविंग फ्रेम है, या हम कहते हैं मूविंग ट्राइहेड्रॉन है। याद रहे, ये फ्रेम, मूविंग फ्रेम हमने बनाया है इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि हमने कर्वेचर से डिवाइड किया है। यानी स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये मूविंग फ्रेम इस तरह से नहीं बना सकते। स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमें मूविंग फ्रेम की ज़रूरत होगी तो हम डायरेक्ट बना लेंगे टेंजेंट से नॉर्मल और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर बाई नॉर्मल। लेकिन जो है नॉर्मल जो है इस तरह से यूनिट नॉर्मल नहीं बना सकेंगे कि टेंजेंट का डेरिवेटिव और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होगा? ज़ीरो कर्वेचर होगा। ये जो हमारे पास 3 वेक्टर्स बने हैं, हम इनको कहते हैं मूविंग फ्रेम है। मज़ीद इसके बारे में कुछ बातें करनी हैं, लेकिन उन बातों को करने से पहले मैं ये बता दूं कि जब हमने प्लेन कर्व्स में साइन कर्वेचर डिफाइन किया था, तो साइन कर्वेचर में हमने साइन नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज लिया था। यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल नॉर्मल डिफाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रिंसिपल नॉर्मल मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज
टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी हो सकता है, और जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो टेंजेंट के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ भी हो सकता है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। यानी मैंने यहाँ पर इस कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल इस डायरेक्शन में बनाया है। हो सकता है कि ये टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए। अगर मैं यही कर्व लूँ, हो सकता है यहाँ पर टेंजेंट हो इस डायरेक्शन में और जो नॉर्मल हो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो इसके साथ। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल और ये इसके साथ 90 का एंगल बनाता हुआ बाई नॉर्मल। जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे हमारा फ्रेम भी मूव करता जाएगा। मेरा इस वक्त ख़ास बात नोट करवाने का बस ये है कि जो नॉर्मल है वो ज़रूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पैरामीटराइजेशन के ऊपर। मैं एक प्लेन कर्व की मदद से आपको इसकी वजाहत करता हूँ। फर्ज करें मेरे पास प्लेन कर्व है गैमा ऑफ टी कॉस टी साइन टी। हमें मालूम है ये सर्कल है, इसका जो गैमा डॉट है वो क्या है? माइनस साइन टी और कॉस टी। ये टेंजेंट है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस टेंजेंट का तो मेरे पास नॉर्मल बनेगा। साइन टी का कॉस टी माइनस कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूं और टी ज़ीरो लूँ, टी ज़ीरो लूँ तो कॉस ज़ीरो 1 साइन ज़ीरो 0, मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है 1 और 0, टी की वैल्यू 0 के लिए। जो टेंजेंट है वो बन रहा है, यहाँ 0 लिखूँ, माइनस 0 और कॉस 0 1, यानी 0 और 1 जे वेक्टर जो है ये मेरा टेंजेंट वेक्टर बन रहा है यहाँ पर। और जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है टेंजेंट का डेरिवेटिव लेने से, इसमें टी को 0 लिखूँ तो कॉस 0 1 यानी माइनस 1 और 0 इस डायरेक्शन में ये मेरे पास क्या बन रहा है? नॉर्मल वेक्टर -1 और 0। और अगर मैं कर्व लूँ गैमा ऑफ टी साइन टी कॉस टी, ये भी सर्कल ही है। इस सर्कल के ऊपर मैं पॉइंट लूँ टी 0 साइन 0 0 कॉस 0 1, 0 और 1 ये वाला पॉइंट आ रहा है। इसके ऊपर टेंजेंट लूँ, टी को 0 लूँ, डेरिवेटिव लेने से टेंजेंट बनाया है कॉस 0 1 साइन 0 0 1 और 0, यानी आई डायरेक्शन में ये वेक्टर मेरे पास इस वक्त टेंजेंट वेक्टर है। और टेंजेंट का डेरिवेटिव लूँ तो नॉर्मल आ गया, इसमें टी को 0 लिखूँ, साइन 0 0 कॉस 0 -1 0 -1, यानी माइनस जे वेक्टर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये इसका नॉर्मल वेक्टर बन गया। इस पैरामीटराइजेशन में आप देखें t0 लेने पर 0.01 आया था, टेंजेंट ये और नॉर्मल ये बना था। जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसमें देखें टेंजेंट इधर को बना है, नॉर्मल नीचे को बना है। टेंजेंट के साथ नॉर्मल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर बना है। इसी तरह से स्पेस कर्व्स में भी जो नॉर्मल हमने बनाया है, जो प्रिंसिपल नॉर्मल हमने बनाया है, वो टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है रोटेट होता हुआ, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट होता हुआ हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये मूविंग फ्रेम है, टेंजेंट नॉर्मल बाई नॉर्मल। हो सकता है कर्व की पैरामीटराइजेशन ऐसी हो कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी ये टेंजेंट हो, ये नॉर्मल हो, और बाई नॉर्मल जो है वो ऐसे हो। लेकिन तब भी हमारे पास जो मूविंग फ्रेम है, जैसे जैसे हम कर्व के लॉन्ग मूव करेंगे, हमारा जो मूविंग फ्रेम है वो मूव करता चला जाएगा कर्व के साथ। तो हमने 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स मालूम किए हैं जिनकी मदद से हमने बनाया है मूविंग फ्रेम, टेंजेंट, नॉर्मल या प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। अगर हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है तो टेंजेंट हमने सिंपली उसका डेरिवेटिव डिफाइन किया है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेने से उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया है। अगर तो टेंजेंट का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है तो हमने इस टेंजेंट
के डेरिवेटिव को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लिया है प्रिंसिपल नॉर्मल, जिसको हमने n कहा है। ये टेंजेंट के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। और तीसरा वेक्टर जिसको हमने बाई नॉर्मल कहा है, वो हमने डिफाइन किया है टेंजेंट और नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से। इस यूनिट फ्रेम के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। हमने यूनिट स्पीड स्पेस कर्व के लिए टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल का मूविंग फ्रेम बनाया है या मूविंग टेट्राहेड्रल बनाई है, जहाँ पे हमने टेंजेंट डिफाइन किया है गैमा का डेरिवेटिव, और अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव कर्वेचर 0 ना आए तो फिर हमने यूनिट नॉर्मल डिफाइन किया है, टेंजेंट के डेरिवेटिव को टेंजेंट के डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, जहाँ से हमारे पास एक रिलेशन ये भी बनी है कि यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव इक्वल है कर्वेचर इनटू n यूनिट के, इसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं। और फिर हमने बाई नॉर्मल डिफाइन किया है t क्रॉस n से। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आपस में ऑर्थोगोनल हैं, एक मूविंग फ्रेम बना रहे हैं। गो के हमने कहा है कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है, i, j और k की तरह से टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल एक राइट हैंड बनाते हैं। यानी टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल, टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल इक्वल है बाई नॉर्मल के, नॉर्मल क्रॉस बाई नॉर्मल इक्वल है टेंजेंट के, और बाई नॉर्मल क्रॉस टेंजेंट इक्वल है नॉर्मल के। ये राइट हैंड सिस्टम ही बनाते हैं, चाहे नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे अगर ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है तो राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, राइट हैंड रूल से टेंजेंट पे राइट हैंड रखेंगे, नॉर्मल की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे और थंब हमारे बाई नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस साइड पे हमारा बाई नॉर्मल होगा। और अगर फर्ज करें कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में बना है, तो अब बाई नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड को टेंजेंट पे रखेंगे, नॉर्मल की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे। आपको अपना राइट हैंड ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखेंगे, थंब अंदर की तरफ होगा, यानी ऐसी सूरत में बाई नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। मूव करते जाएंगे, हमारे पास जो फ्रेम है वो मूव करता चला जाएगा, चाहे इस डायरेक्शन का बने जिसमें नॉर्मल टेंजेंट के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या इस डायरेक्शन का बने जिसमें नॉर्मल टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बहरहाल हमारे पास 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते चले जाएंगे कर्व के हर पॉइंट के ऊपर। अगर हमारे पास 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल, फर्ज करें हमारे पास ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये बाई नॉर्मल है। बिल्कुल उसी तरह से एक्स, वाई और जी एक्सिस होते हैं, आई, जे और के होते हैं, उनसे प्लेन्स बनते हैं। यहाँ भी प्लेन बन रहे हैं। ये जो नीचे वाला प्लेन है ये वो प्लेन है जो टेंजेंट और नॉर्मल को कंटेन कर रहा है, जो टेंजेंट और नॉर्मल से जनरेट हो रहा है। ये साइन मैंने जनरेट होने के लिए यूज़ किया है। इस प्लेन को हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। 3 प्लेन्स हमारे पास बन रहे हैं। टेंजेंट और नॉर्मल से जनरेट होने वाला प्लेन हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। इसी तरह से हमारे पास नॉर्मल और बाई नॉर्मल से भी एक प्लेन जनरेट हो रहा है। इस प्लेन को हम कहते हैं ये नॉर्मल प्लेन है। और एक प्लेन जनरेट हो रहा है बाई नॉर्मल और टेंजेंट से। बाई नॉर्मल और टेंजेंट से जनरेट होने वाले प्लेन को हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। तीन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल से जनरेट होने वाला प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है। नॉर्मल और बाई नॉर्मल से जनरेट होने वाला प्लेन नॉर्मल प्लेन होता है। और इस साइड पर जो है हमारे पास
बाई नॉर्मल और टेंजेंट से जनरेट होने वाला प्लेन, हम इसको रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। हमने मूविंग फ्रेम बनाया है, मूविंग फ्रेम से हमारे पास 3 प्लेन्स भी बने हैं। ये जो मूविंग फ्रेम हमने बनाया है, इससे हमारे पास 3 वेक्टर्स बने हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 लाइंस भी हैं। एक है टेंजेंट लाइन, एक है नॉर्मल लाइन या प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन, और एक है बाई नॉर्मल लाइन। गैस करें कौन सी टेंजेंट लाइन होगी? अगर हमने कर्व के ऊपर पॉइंट P लिया है, P कहां पर लिया है? कर्व पे एक पॉइंट लिया है, तो टेंजेंट लाइन होगी जो इस P में से पास करे और पैरेलल टू टेंजेंट वेक्टर हो। नॉर्मल लाइन होगी जो P में से पास करे और पैरेलल टू प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर हो, और बाई नॉर्मल लाइन होगी जो P में से पास करे और पैरेलल टू बाई नॉर्मल वेक्टर हो। अगर ये फ्रेम है तो ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट के पैरेलल है, P में से पास कर रही है। ये वाली लाइन नॉर्मल लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है? बाई नॉर्मल लाइन है। हमने 3 लाइंस डिफाइन की हैं, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, बाई नॉर्मल लाइन, और 3 प्लेन्स डिफाइन किए हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन। अगर हमें इन लाइंस की और प्लेन्स की इक्वेशंस निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। इसमें हम लिखना चाहते हैं टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन और बाई नॉर्मल लाइन की वेक्टर इक्वेशंस। हमें याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो, वो स्ट्रेट लाइन पास कर रही हो एक पॉइंट A में से लाइन के ऊपर पॉइंट A है और स्मॉल a उसका पोजीशन वेक्टर है, और पैरेलल हो वो लाइन वेक्टर C के, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन होती है उसके किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R जो है वो इक्वल होता है A प्लस टी C के, जहाँ पे T कोई सा रियल नंबर है। इस बात को जहन में रखते हुए हम इस वक्त इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट लाइन की, जो लाइन P में से पास कर रही है और टेंजेंट वेक्टर T के पैरेलल है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? इसका पोजीशन वेक्टर R इक्वल होगा पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, अगर मैं P कह लूँ, प्लस सम पैरामीटर T और यूनिट टेंजेंट वेक्टर T। याद रहे यहाँ पर ये वाला T रियल नंबर है और ये यूनिट टेंजेंट है। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x0, y0, z0 हों और वेक्टर T जो है वो फर्ज करें t1, t2 और t3 हों, और लाइन के किसी भी पॉइंट का ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास x, y और z हों, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके x इज इक्वल टू x0 प्लस t1t, y इज इक्वल टू y0 प्लस t2t और z इज इक्वल टू z0 प्लस t3t, ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो टेंजेंट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये होंगी जिसमें x0, y0, z0 पॉइंट है, t1, t2, t3 टेंजेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं, और ये t पैरामीटर है जो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। जो नॉर्मल लाइन है
उसका पोजीशन वेक्टर r किसी भी पॉइंट का वो इक्वल होगा पॉइंट P में से वो भी पास कर रही है प्लस t पैरामीटर और लाइन का पैरेलल वेक्टर। जो नॉर्मल लाइन है वो n के पैरेलल है, n में से पास कर रही है, यहाँ n आ जाएगा। और उसी तरह से अगर n के कंपोनेंट्स हमें मालूम हो पॉइंट P के, तो हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। इसी तरह से बाई नॉर्मल लाइन जो है उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का वो भी पॉइंट P में से पास कर रही है, बाई नॉर्मल लाइन भी, तो यहाँ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर प्लस एक पैरामीटर t, और बाई नॉर्मल लाइन के पैरेलल वेक्टर या बाई नॉर्मल लाइन जिस वेक्टर में से पास कर रही है या जो वेक्टर बाई नॉर्मल लाइन पर लाई कर रहा है वो b है, वो b यूनिट यहाँ पर भी अगर हमें बाई नॉर्मल के कंपोनेंट्स पता हो, p पॉइंट्स मालूम हो, तो हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जैसे हमने टेंजेंट लाइन की हैं। ये हमने टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन और बाई नॉर्मल लाइन की वेक्टर इक्वेशंस लिख दी हैं। टेंजेंट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी लिख दी हैं। नॉर्मल लाइन और बाई नॉर्मल लाइन की आप अगर रिक्वायरमेंट हो तो बना सकते हैं उसी तरह से। और लास्ट में हम बात करने लगे हैं अगर मुझे ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास मूविंग फ्रेम है टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल का, उससे तीन प्लेन्स भी बनते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो जनरेट हो रहा है टेंजेंट और नॉर्मल से। जनरेट होने का मतलब याद है, जनरेट होने का मतलब है कि इस प्लेन का कोई भी वेक्टर लेंगे तो वो लैम्डा टाइम्स टी प्लस म्यू टाइम्स एन होगा, जहाँ पे लैम्डा और म्यू जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। इस तरह से नॉर्मल प्लेन अगर हम कहें कि वो नॉर्मल और बाई नॉर्मल से जनरेट हो रहा है तो उसका हर पॉइंट जो है वो किस शेप का होगा, लैम्डा एन प्लस म्यू बी शेप का, जहाँ पे लैम्डा और म्यू रियल नंबर्स हैं। इस तरह रेक्टिफाइंग प्लेन जो है जो टेंजेंट और बाई नॉर्मल से जनरेट होता है वो लैम्डा टाइम्स टी प्लस म्यू टाइम्स बी, जहाँ पे लैम्डा और म्यू रियल नंबर्स हैं और टी एन और बी क्या हैं, यूनिट टेंजेंट, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट बाई नॉर्मल्स हैं। मैं इन प्लेन्स की इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टियन इक्वेशन भी। उसके लिए याद करवा दूँ, अगर आपके पास एक प्लेन हो और आपको प्लेन के ऊपर मालूम हो कि प्लेन में दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं ए और बी और वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये लाइज इन प्लेन है, ये हमें गिवन है, और वो प्लेन पास कर रहा है एक पॉइंट में से पी नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट हो, और पी प्लेन के ऊपर कोई सा पॉइंट हो। प्लेन के ऊपर हमें दो वेक्टर मालूम है ए और बी जो पैरेलल नहीं है, जो पॉइंट मालूम है पी नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, पी प्लेन का कोई सा भी पॉइंट है और आर उसका पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वेशन होती है आर नॉट प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू बी, जहाँ पे लैम्डा और बी म्यू जो है वो कोई से भी रियल नंबर्स हैं। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। इस वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बनाएं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन कर्व के किसी पॉइंट P में से पास कर रहा है, जहाँ पे P पे वेक्टर नोटेशन डाल दूं तो ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, और T और N प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर से बन रहा है। टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन में मौजूद हैं, आपस में पैरेलल भी नहीं है, तो प्लेन के किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R जो है वो किसके इक्वल होगा, P ये जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स T प्लस म्यू टाइम्स N, जहाँ पे लैम्डा और म्यू कोई से रियल नंबर है। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई किसकी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। इसी तरह से अगर आप वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल प्लेन की लिखना चाहते हैं
तो आप खुद लिख सकते हैं जी, जल्दी से बताएं क्या होगी। जो नॉर्मल प्लेन है पॉइंट कर्व का उसके लिए भी यही P होगा, पोजीशन वेक्टर भी यही होगा। नॉर्मल प्लेन जनरेट किन से हो रहा है, नॉर्मल और बाई नॉर्मल से, तो उस नॉर्मल प्लेन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R जो है वो होगा P प्लस लैम्डा N और म्यू B। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन किसकी, रेक्टिफाइंग प्लेन की। रेक्टिफाइंग प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी जी, जल्दी से बताएं। P तो कर्व के उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं और जनरेट हो रहा है टेंजेंट और बाई नॉर्मल से, तो लैम्डा टाइम्स T और म्यू टाइम्स B। लैम्डा और म्यू इन तीनों केसेस में क्या हैं, रियल नंबर्स ही हैं। तो ये हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन की वेक्टर इक्वेशंस लिखी हैं। अगर हमें इन्हीं की कार्टेशियन इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। मैं आपको जल्दी से याद करवाना चाहता हूं कि अगर आपने ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशंस मालूम करनी है तो क्या तरीका होगा। अगर आपके पास कोई प्लेन हो, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट x1, y1 और z1 मालूम हो और एक ऐसा वेक्टर मालूम हो अल्फा बीटा गैमा जो प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा हो, और पी एक्स वाई जी प्लेन का कोई सा भी पॉइंट हो, तो इस प्लेन की इक्वेशन होती है अल्फ़ा x माइनस x1 प्लस बीटा y माइनस y1 प्लस गैमा z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जिसके लिए आपको क्या मालूम है, एक नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, अल्फ़ा बीटा गैमा, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 z1 और प्लेन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट x y z जिसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं वो ये इक्वेशन बनती है। अब अगर हम बात करें ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, ऑस्कुलेटिंग प्लेन मिलकर बनता है किस किस से, टेंजेंट और नॉर्मल से। अगर कर्व के ऊपर मेरे पास ये पॉइंट है P, फर्ज करें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बन रहा है। फर्ज कर लेते हैं जो टेंजेंट है वो t1 t2 t3 है। जो नॉर्मल है वो फर्ज कर लेते हैं n1 n2 और n3 है, और जो बाई नॉर्मल है वो सपोज कर लेते हैं कि b1 b2 और b3 है। हम मालूम करना चाहते हैं इस वक्त ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। हमें मालूम होना चाहिए इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, वो हमें मालूम है पॉइंट P x1 y1 z1, और हमें मालूम होना चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो बनता है टेंजेंट और नॉर्मल से, तो जो बाई नॉर्मल है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है। बाई नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन। हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ वेक्टर बाई नॉर्मल पता चल गया जो किसके इक्वल है, b1 b2 b3 के, और पॉइंट x1 y1 z1 है कर्व के ऊपर, यही प्लेन में भी है। तो इस फार्मूले के मुताबिक इक्वेशन बन जाएगी b1 x माइनस x1 प्लस b2 y माइनस y1 और प्लस b3 z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको मालूम करना हो नॉर्मल प्लेन की, तो नॉर्मल प्लेन के लिए आपको एक वेक्टर की ज़रूरत होगी जो नॉर्मल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो। जो नॉर्मल प्लेन है वो बनता है नॉर्मल और बाई नॉर्मल से, और जो टेंजेंट वेक्टर होता है वो इसके साथ 90 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास T है नॉर्मल प्लेन के लिए, T1 T2 T3, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल प्लेन है। नॉर्मल प्लेन के लिए भी पॉइंट तो यही है x1 y1 z1, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो T हो गया। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी इसी फार्मूले से T1
x माइनस x1 प्लस t2 y माइनस y1 प्लस t3 z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। और इस दफ़ा आप खुद लिखेंगे किसकी, रेक्टिफाइंग प्लेन की। रेक्टिफाइंग प्लेन जो है बाइनॉर्मल और टेंजेंट से बनेगा, नॉर्मल वेक्टर जो है वो उसके साथ 90 का एंगल बनाएगा, n1 n2 n3। तो इक्वेशन आप लिख सकेंगे उसी तरह से n1 x माइनस x1 प्लस सो ऑन। हमने मूविंग फ्रेम डिफाइन किया है कर्व के लिए, टेंजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, 3 प्लेन्स डिफाइन किए हैं। अब इन चीज़ों की मदद से हम डिफाइन करेंगे टॉर्शन, और फाइनली हम कहेंगे ये कि कर्वेचर और टॉर्शन की मदद से हम ऐसी कर्व्स ढूंढ सकते हैं जो सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जो डायरेक्ट आइसोमेट्री से कोइंसाइड कर सकती हैं और हमें उनका कर्वेचर और टॉर्शन मालूम है। लेकिन ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक छोटी सी एग्जांपल करने लगे हैं जिसके अंदर जिसमें हम कर्व के एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। हमें गिवन है हेलिक्स, हेलिक्स पे एक पॉइंट गिवन है और मालूम करनी है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशंस। हमें ज़रूरत है एक पॉइंट की और एक पैरेलल वेक्टर की। पॉइंट उसने दे दिया, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट और पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत होती है। टेंजेंट लाइन के लिए भी हमें यहाँ उसने पॉइंट दे दिया है। इस पॉइंट को अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये x1, y1 और z1 है। दूसरे मुझे चाहिए एक वेक्टर जो टेंजेंट लाइन के पैरेलल हो। जो कर्व का डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट वेक्टर होता है। यूनिट स्पीड कर्व हो तो वो यूनिट टेंजेंट होता है, यूनिट स्पीड ना हो तो वो टेंजेंट वेक्टर होता है। हमें यहाँ सिर्फ एक वेक्टर चाहिए, टेंजेंट लाइन के पैरेलल वेक्टर, डेरिवेटिव से निकल आएगा चाहे ये यूनिट स्पीड है या नहीं है। तो इस गैमा का डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास टेंजेंट लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा या टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। गैमा ऑफ टी है हमारे पास 3 cos t sin t और 2t। डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t। गैमा डॉट t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t तो -3 sin t फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में sin t का डेरिवेटिव cos t और थर्ड कोऑर्डिनेट में 2t का डेरिवेटिव 2। इसमें t पुट करते हैं, टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, टेंजेंट लाइन का पैरेलल पॉइंट हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख सकेंगे। एक छोटा सा मसला है कि t हमें नहीं दिया हुआ, उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, t नहीं दिया हुआ। ये जो उसने पॉइंट दिया है t की किसी वैल्यू से ही निकला होगा। हम इसको गैमा ऑफ t के इक्वल लेकर t ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो पॉइंट उसने हमें दिया है 0, 1 और पाई, ये गैमा से निकला होगा t की किसी वैल्यू के लिए। इसको गैमा के इक्वल लिख लिया 3 cos t sin t और 2t। दो पॉइंट्स कब इक्वल होते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों, यानी 3 cos t इक्वल हो गया 0 के, sin t इक्वल हो गया 1 के और 2t इक्वल हो गया पाई के। यहाँ से हमारे पास t की इन्फिनिट वैल्यूज़ निकल सकती हैं साइन और कॉस से। यहाँ से यूनिक वैल्यू निकल रही है तो यहीं से आसानी से वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू आ गई पाई बाई, ये t की वैल्यू गैमा डॉट में पुट कर लेते हैं। तो मेरे पास गैमा डॉट पाई बाई 2 बन गया। t की वैल्यू पाई बाई 2 लेने से -3 साइन पाई बाई 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट है साइन। गैमा डॉट में t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, -3 साइन पाई बाई 2, सेकंड कोऑर्डिनेट है कॉस पाई बाई 2 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है, -3 कॉस पाई बाई 2 0 होता है और ये 2। ये क्या आ गया? ये आ गया वेक्टर पैरेलल टू टेंजेंट।
आप सोच रहे होंगे कि सारी कैलकुलेशंस, सारी चीज़ें आपने यूनिट स्पीड कर्व से करवाई थी, लेकिन यहाँ पर यूनिट स्पीड कर्व नहीं है। यूनिट स्पीड कर्व से करवाने का सिर्फ एक फ़ायदा था कि आपके पास जो डेरिवेटिव बना था, जो टेंजेंट वेक्टर बना था, वो यूनिट था। उसकी मदद से डेरिवेटिव से ही नॉर्मल वेक्टर मिल गया था हमें। लेकिन अगर टेंजेंट वेक्टर जो है वो यूनिट स्पीड नहीं होगा तो फिर हमारे लिए जो है नॉर्मल वेक्टर ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने वो सारी कैलकुलेशन यूनिट स्पीड से की थी। लेकिन बहरहाल टेंजेंट वेक्टर सिंपली आपको गैमा के डेरिवेटिव से मिल जाता है, चाहे वो यूनिट स्पीड कर्व हो या यूनिट स्पीड ना हो। वेक्टर पैरेलल टू टेंजेंट मिल गया हमें, ये -3, 0 और 2 आ गया। फर्ज करें मैंने इसका नाम C1, C2 और C3 रख लिया। अब मेरे पास पॉइंट मौजूद है x1, y1, z1 और पैरेलल वेक्टर मौजूद है C1, C2, C3। तो लाइन की इक्वेशंस क्या हो गई, x = x1 + c1t, y = y1 + c2t और z = z1 + c3t। मैंने आपको टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, बाइनॉर्मल लाइन तीनों की इक्वेशंस लिखवा दी हैं। जनरल आइडिया भी लिखवा दिया है कि किसी भी पॉइंट लाइन के ऊपर अगर आपको पॉइंट मालूम है और पैरेलल वेक्टर मालूम है तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पर पॉइंट है x1 0, c1 -3 और t यहाँ पे कोई सा रियल नंबर होगा। y1 है हमारे पास 1 और c2 है 0 t और z1 है हमारे पास पाई + c3 हमारे पास 2t। यानी मेरे पास आ गया x आ गया -3t, y आ गया 1 और z आ गया पाई + 2t। ये किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट लाइन की। इनमें जो t है वो पैरामीटर है और लाइन के लिए जो पैरामीटर होता है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। आज के लिए इतना ही।